चीन तो क्या पाकिस्तान के साथ भी पूरी तरह से लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। वाकई में आपने बिल्कुल सही बात कही। जब उस दिन हमने देखा कि हमारा इस्लामाबाद में हमने कब्जा कर लिया है तो मेरा सिर तो शर्म से झुक गया। इतना ही नहीं, खबर यह भी थी कि वहां के आर्मी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, वहां कू हो गया। जी जी, कू हो गया, कू हो और गया। मैं रात को 1:30-2 बजे तक कंफर्म करता रहा, भाई ये क्या हो रहा है। ये वाकई में पत्रकारिता के नाम पे शर्म है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता के साथ, अगर मैं होता वहां पे तो ईमानदारी की बात है, जिस भी रिपोर्टर ने खबर की होती पूरी टीम को मैं डिसमेंटल कर देता और अगले 20 साल तक वो पत्रकारिता न करे, ये मैं इंश्योर करता। क्षमा कीजिएगा, हमारे जनरल साहब माफ करेंगे मुझे, रिटायर्ड फौजी वहां पर बैठ करके कह रहे थे कि आज की रात भारी पड़ेगी पाकिस्तानियों पर और उसके बाद हमारी सेनाएं कहर बन के टूट पड़ेगी। मुझे तो जो उसका हो रहा है, मीडिया ने जो किया जो वहां एक्सपर्ट बिना पर जो लोग बैठे हुए थे वो इस तरह की बात कर रहे थे कि भारत तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी जिस तरह के साजो सामान चीन से आ रहा है उसकी टक्कर भी हमारे पास नहीं है। यहाँ जैसे कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनके पास में आने वाला J-57 चीन का बना हुआ, वो हो सकता है कि चीन उसको टेस्ट करना चाहता हो भारत के खिलाफ, लेकिन कैसा भी हो वो भारत के खिलाफ अगर वो इस्तेमाल होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडियन आर्मी का डिप्टी चीफ कह रहा है कि पूरा भारत पाकिस्तान के सामने खुला हुआ था। पाकिस्तान जहां पर चाहता स्ट्राइक कर सकता था। पाकिस्तान के सामने ऐसा भी था कि हम अगर कोई वेपन मूव करते तो पाकिस्तान को उसकी भी पिन पॉइंट लोकेशन पता चल जाती थी। उसने कहा कि हमें नए एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, यानी ये वाले नहीं चाहिए। S-400 की तबाही का भी दोस्तों इनडायरेक्ट उन्होंने जिक्र किया, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट थी। तो दोस्तों अब पाकिस्तान की जानब से भी ये बयान जाना चाहिए कि आपको भी तो पूरी इसराइल की सपोर्ट थी। उसके हार्पून ड्रोन और उसके बंदे जम्मू कश्मीर में आए हुए थे और पाकिस्तान उस वक्त भी कह रहा था कि इसराइल के कमांडो यहाँ पर आए हुए हैं। पाकिस्तान को भी दोस्तों टिट फॉर टैट करना होगा और पाकिस्तान को भी ये बयान जारी करने होंगे कि इसराइल खुद इस जंग को लड़ रहा था। हम तो एक तरफ भारत के खिलाफ लड़ रहे थे, हमें पता नहीं था कि वहां पर इसराइल भी है और बाकी ममालिक भी इनडायरेक्टली दोस्तों सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका जब पता चला कि हमने तो गधे पर दाव लगा दिया है, यहाँ पर तो गधा हार रहा है, तो तब उन्होंने जाकर अपना रुख तब्दील किया। और दोस्तों अमेरिका तब कूदा जब पाकिस्तान ने भारत को तोड़ कर रख दिया था, फोड़ कर रख दिया था, तब अमेरिका आया और उसने सीजफायर करवा दिया। तो हमारे पास उसकी काट अभी नहीं है। हम पिछले 10 साल से यही बहस कर रहे हैं कि कौन सा हमें विमान चाहिए 5th जनरेशन। हमने रूस के साथ ये समझौता किया था कि हम Su-57 उनके साथ मिलकर बनाएंगे, लेकिन 2018 में भारतीय सेना के ही की सलाह पर भारत उससे अलग हो गया और आज भारत के पास में कोई विकल्प नहीं है। अभी भारत ने ये तय किया है कि वो अपना ही एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा, हालांकि उसकी भी कई साल से तैयारी हो रही थी, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो अब भी ये लगता है कि अगर अब भी वो तैयार होते हैं तो 2035 में वो विमान लड़ने लायक होंगे, यानी 10 साल तक हम तो बिल्कुल खाली बैठे हैं। तो हमें सच में ये बहुत चिंता की स्थिति है भारत के लिए कि हम चीन तो क्या पाकिस्तान के साथ भी पूरी तरह से लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। अगर हमारे लॉसेस हुए हैं, चौहान साहब ने कह रहे हैं कि 6 हमारे फाइटर गिरे हैं, मैं नंबर्स में नहीं आना चाहता हूं। कोऑपरेटिव इंटरसेप्शन कि पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज़ों ने, विमानों ने अगर कोई हमारे विमान गिराए हैं, जो भी संख्या हो, पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ों के साथ, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों के साथ, जो विमान है J-10 है उसके साथ लिंक है, वो विमान में जो P-12 P-15 एयर टू एयर मिसाइल है उसके साथ लिंक है। मतलब जैसे आप लिंक हैं इस वक्त 4 पैनलिस्ट और आप हैं, ऐसे ही विमान की मिसाइल, विमान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान, सैटेलाइट, वो सब लिंक करके इनपुट दे रहे हैं कि मिसाइल आप कब छोड़ोगे, ताकि जो एडवर्सरी है उसको पता नहीं लगे और वो मिसाइल उनको हिट करता है तब उसको पता करता है, वो निकल आता है, रिजेक्ट करता है। हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है पाकिस्तान की एक जॉइंट वॉरफेयर स्ट्रेटजी से, जहां नुकसान हमें पड़ता है। वो J-35 है जो शायद पाकिस्तान को मिल रहा है, J-57 नहीं। J-57 जो लड़ाकू विमान है 5वीं पीढ़ी का,
वो रूस बनाता है। ठीक ये ठीक मैं है कपिल करेक्ट करना चाहता था कि आपके माध्यम से कोई गलत खबर बाहर न जाए। और सबको मालूम है। और चीन की रणनीति भी है, और चीन का तरीका ये है कि दोस्ती की बात भी करो और अपना प्रभाव भी बढ़ाते रहो। आप देखिए कि जिस तरह जो डोकलाम हुआ, और डोकलाम के बाद जो लद्दाख में जो सारा एस्केलेशन हुआ, उसके बाद नतीजा क्या हुआ? वो 4 कदम आगे आ गए और 2 कदम पीछे चले गए। हम खुश हो गए कि हमने पीछे कर दिया, जबकि हमने 2 कदम उनको दे दिया। लेकिन चीन ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है, और मैं गवाह हूं उस स्टेटमेंट का जब चाइनीज विदेश मंत्री ने इन प्रेजेंस ऑफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की उपस्थिति में कहा कि वन ऑफ आवर नेबर इज ट्राइंग टू रीड्रॉ द बाउंड्री, दैट इज विनोद जी आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है। इंटॉलरेबल टू अस बिकॉज़ वी आर द कस्टोडियन। फिर से मैं समझ गया था। विनोद जी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ा मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। क्या आवाज कहीं कट रही है। नरेश कौशिक जी, जिस ओर विनोद जी इशारा कर रहे थे, जबकि भारत की उतनी नहीं थी, भारत की अब तो और उससे भी कम है। तो अगर भारत की जीडीपी अगर 10% अगले 20 साल तक रहती है, तब भी हम चीन तक नहीं पहुंच पाएंगे अभी की जो स्थिति है। तो चीन तो नहीं चाहता हमें और भी आगे बढ़ना, इतना भी आगे नहीं बढ़ना। और इसीलिए उसके बाद उन्होंने सीमा पर फौजों का जमावड़ा किया, और उसके बाद जिस तरह भारत को बातचीत करनी पड़ी, और भारत में भी राजनीति हुई उसको लेकर के, और कुछ चीजें कई जगह से कुछ जो पीछे भी थे, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी है ये कि 4 कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे हट जाते हैं, कहते हैं पीछे हट गए। ये तो ये है। दूसरा क्या है, चीन दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब क्योंकि अमेरिका, जिस तरह हम अमेरिका के साथ में रिश्ते बनाते हैं, तो उनको उसको लगता है भारत कहीं अमेरिका के साथ जाकर के हमारे रास्ते का रोड़ा न बने, उस वर्सेस को चुनौती दे रहा है। इसको लेकर के चीन के अंदर बहुत जबरदस्त शंका है, और इसीलिए मैं दूसरा खतरा बता रहा हूं। अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के पीछे भी चीन खड़ा हो गया है। कल को अगर पूर्वी बॉर्डर पे कोई दिक्कत होती है बांग्लादेश के साथ, तो वहां भी चीनी हथियार आपको मिलेंगे। वो इकोनॉमिकली भी सुपर पावर है, 19 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और वो उतना अपने डिफेंस पे खर्चा कर सकता है जितना पूरे भारत की इकोनॉमिक साइज की है। हम अगर 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो 4 ट्रिलियन डॉलर चाइना अपने डिफेंस इंडस्ट्री में खर्च कर सकता है। क्या भारत के पास वो सोच है? क्या उसकी कोई रणनीति है? आप तमाम बीजेपी के नेताओं से और सरकार में इंटरेक्ट करते हैं, आपके पास क्या जानकारी इसकी? देखिए आशुतोष, भारत के पास चीन को लेकर के बड़ी भ्रम की स्थिति है। ऐसे में हमको चीन के साथ वही करना चाहिए जो चीन हमारे साथ कर रहा है। कैसे? हमें चीन के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं जाना चाहिए, हम जाने की स्थिति में नहीं है। हमें उससे अपने ऊपर के रिश्ते, जैसे कहते हैं ना कि हंसी मजाक, यारी दोस्ती, शादी ब्याह, सब जगह आप मिलते जुलते रहिए, लेकिन सावधानी के साथ, अपने को मजबूत करते हुए, अपने को तैयार करते हुए। आप उसमें भरोसा मत रखिए, लेकिन उससे भिड़िए मत। तो आप एक लिहाज रखते हुए, रिश्ते बढ़ाते हुए, आप उसको, जिस तरह चीन हमें भ्रम में रखता है, हमको भी उसको भ्रम में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। झलक कुलकर्णी, आपको क्या लगता है, आर वी रियली प्रिपेयर्ड टू फेस दिस क्राइसिस? देखिएगा आशुतोष जी, मशीनरी यस, बट द मैन बिहाइंड द मशीन आल्सो मैटर्स। अब अगर चीन पीछे से है, तो क्या ये स्ट्रेटजी आत्मघाती स्ट्रेटजी नहीं साबित होगी कि चीन की लगातार ये रणनीति रहेगी कि वो आपको? हम समझ पा सकते हैं कि चीन की रणनीति होगी, जैसे मेरे मित्रों ने इतनी गहराई से हमें समझाया है, मगर आपकी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपके पास आजकल जो युद्ध होता है, युद्ध आपके बंदूकों से नहीं जीती जाती, युद्ध जीती जाती है जब आपका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है। आपका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव कैसे शेप करते हैं, उससे इवॉल्व कैसे करते हैं, उसको फिर पैन आउट कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ करेक्शन कैसे करते हैं। हम तो चुप बैठे हैं। ये मुझे पता नहीं लग रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैंपेन की स्ट्रेटेजी इवॉल्व नहीं कर सकते। उसके आपको डू यू वांट हेल्प फ्रॉम अदर्स? नहीं कर सकते। बिल्कुल कपिल साहब, जब आप जैसे वरिष्ठ आदमी जब ये बात कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि देश को भी सुनना चाहिए बहुत ध्यान से, और साथ ही साथ सरकार को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर चीन इस तरीके की हरकत कर रहा है और हमारे बॉर्डर्स लगातार असुरक्षित हो रहे हैं और एक बड़ा षड्यंत्र भारत को घेरने की जा रही है, क्योंकि भारत आगे न बढ़ पाए,
तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी रणनीति को उसी हिसाब से कैलिब्रेट करनी चाहिए और उसी हिसाब से जो देश के बेस्ट ब्रेन्स हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो स्ट्रेटजी में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, उन सबको मिलकर एक कोहेसिव यूनिट की तरीके से काम करना पड़ेगा। तब तो हम इस खतरे का मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे। और बड़े दुख की बात है मुझे, मैं एक पत्रकार होने के नाते, और हमारा विजय और विनोद जी का तो खैर तकरीबन 3 दशक से ज्यादा का वक्त है। वाकई में आपने बिल्कुल सही बात कही। जब उस दिन हमने देखा कि हमारा इस्लामाबाद में हमने कब्जा कर लिया है, तो मेरा सिर तो शर्म से झुक गया। इतना ही नहीं, खबर यह भी थी कि वहां के आर्मी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, वहां कू हो गया। जी जी जी, कू हो गया, वहां कू हो और गया। मैं रात को 1:30-2 बजे तक कंफर्म करता रहा, भाई ये क्या हो रहा है। ये वाकई में पत्रकारिता के नाम पे शर्म है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता के साथ, अगर मैं होता वहां पे, तो ईमानदारी की बात है, जिस भी रिपोर्टर ने खबर की होती, पूरी टीम को मैं डिसमेंटल कर देता और अगले 20 साल तक वो पत्रकारिता न करे, ये मैं इंश्योर करता। जी विनोद जी, जब ये सारा चल रहा था, ये फर्जीवाड़ा जिसको कहते हैं मीडिया का, तो हमारे यहाँ जो डिजिटल की टीम है वो भ्रमित हो गई कि सर क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उनको तो हमने और हमारे और डिजिटल के एडिटर ने, हम लोगों ने कहा कि जो गवर्नमेंट पीआईबी और जो हमारी आर्मी की उसकी फोर्सेस की ब्रीफिंग है, वही हमारी लक्ष्मण रेखा है, उसके आगे पीछे नहीं जाना है, सिर्फ हमको वही दिखाना है। और ये स्टैंड लिया बिल्कुल कि जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, हम सिर्फ उसी को दिखाएंगे और वही बताएंगे। तो यहाँ तो मतलब पाकिस्तान रातों रात, क्षमा कीजिएगा हमारे जनरल साहब, माफ करेंगे मुझे, रिटायर्ड फौजी वहां पर बैठ करके कह रहे थे कि आज की रात भारी पड़ेगी पाकिस्तानियों पर, और उसके बाद हमारी सेनाएं कैर बन के टूट पड़ेगी। मुझे तो जो उसका हो रहा है, मीडिया ने जो किया कि जो वहां एक्सपर्ट बिना पर जो लोग बैठे हुए थे, वो बिल्कुल किस विनोद तरह जी, की बात कर रहे थे। बहुत ही शर्मनाक था। और भारत की मीडिया की एक छवि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी, उसको बहुत धक्का लगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई करेक्टिव मेजर्स लिया ही नहीं गया। वो आज भी अपने अपने पदों में सुशोभित है और आज भी उसी तरीके से क्या आगे बात कही जाए, खुद हम लोग का दिल बहुत दुखी इस बात में। लेकिन